हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने बायो टॉयलेट के बारे में सीखा। इस वाली क्लास में हम लोग सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल के बारे में सीखना प्रारंभ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकें अकेडमी के कोर्सेज पे। सल्फर साइकिल के बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। सल्फर साइकिल कैसे काम करता है। सल्फर साइकिल में जो सल्फर है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका रॉक का। रॉक में भी जो बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, चट्टानों का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है सल्फर। ठीक है। उसके अलावा लिविंग बीइंग जितने भी लिविंग बीइंग है सब बिना सल्फर के नहीं रह सकते हैं। जैसे हम, आप, पेड़ पौधे, सबको सल्फर की आवश्यकता होती है उनका अपना ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है कि सल्फर साइकिल कैसे काम करता है? सल्फर साइकिल एक्चुअली दो तरीकों से ड्रिवन होता है। दो तरीकों से ड्रिवन होता है। पहला तरीका है बायोलॉजिकली। बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली और दूसरा तरीका है केमिकली। केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जो सल्फर साइकिल है वो चलता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं सल्फर साइकिल को कि कैसे बायोलॉजिकली और केमिकली ड्रिवन होता है। देखो, केमिकली की बात करूँ तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में। हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में समझा, याद होगा आपको जब मैं आपको पढ़ा रहा था। क्या? जब मैं आपको बता रहा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और कीमोसिंथेसिस प्रोसेस, कीमो और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में जब आपको बता रहा था तो मैंने आपको हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में बताया था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? प्लांट होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल की मदद से एनर्जी प्लांट ले लेते हैं। जबकि जो फाइटोप्लैंक्टन है या सी के पास जो भी एनिमल हैं सी के पास, उनको वो कैसे एनर्जी बनाते हैं? वो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना एनर्जी बनाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको क्लोरोफिल की तो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो प्लांट नहीं होते हैं यानी जो समुद्र में होते हैं, ओशनिक बॉडी में होते हैं, उनको किसी प्रकार के क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती है। उनका रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के जेंस में। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है नीचे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में पानी है ही, और सल्फ्यूरिक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इनको मिल जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट से। हाइड्रोजन सल्फाइड मिल जाता है इनको कहाँ से? हाइड्रोथर्मल वेंट से। और जब ये मिल जाता है तो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है और H2S रिलीज कर देता है। एनर्जी मतलब ग्लूकोज बना दिया। देखो, C6H12 वो 6 ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज से मिल गई एनर्जी प्लांट को या जो भी एनिमल है उनको, और ये रिलीज हो गया H2S। अब देखो क्या होता है हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट एक्चुअली एक प्रकार का ऐसे सी फ्लोर में, समुद्र की फ्लोर में एक दरार होता है जहां से क्या होता है? गर्म पानी निकलता है। समुद्र के तल में एक छोटा सा दरार जहां से गर्म पानी निकलेगा और साथ ही साथ क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड निकलेगा। और पानी है ही, H2O है ही है, साथ ही साथ बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होंगे। ठीक है, उनके साथ मिलके क्या होगा? ये बना लेगा C6H12O6 यानी कि एनर्जी। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ओशन में है, पानी ओशन है, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन थर्मल वेंट से निकल गया, तो ये अपना एनर्जी का काम पूरा कर लिया। तो इस प्रकार समुद्र में जो ऊर्जा बनती है वो इस प्रकार बनती है। समझिए मेरी बात, ये बहुत जरूरी है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कीमोसिंथेसिस प्रोसेस, इसी को बोल देते हैं हम कीमोसिंथेसिस कीमोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है। कीमोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होता है।
तो देखिए सल्फर रिलीज होने का एक रीजन क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि सल्फर रिलीज होने का एक तरीका केमिकली ये हो गया। उसके अलावा बायोलॉजिकली क्या तरीका है, बायोलॉजिकली बहुत सारे तरीके हैं, एक फिजिकल तरीका भी है। बायोलॉजिकली क्या है कि कोई बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी या किसी प्लांट को क्या करेगी, प्लांट को डिकम्पोज करेगी और डिकम्पोजिशन प्रोसेस से क्या निकलेगा, सल्फर निकलेगा। तो ये एक तरीका ये हो गया। ठीक, और क्या तरीका है, फिजिकली क्या तरीका है, देखो सिंपली क्या होता है कि प्लांट या फिर आप कह लीजिए कि कोई भी प्लांट से ही नॉर्मली ह्यूमंस लेते हैं, प्लांट से प्लांट को खाते हैं, उसके बाद सल्फर हमारे यहाँ अंदर बॉडी में जाता है, डायरेक्टली हम ऑक्सीजन की तरह तो लेते नहीं है इसको। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कि वेदरिंग, जैसे कि अपक्षयण, वेदरिंग प्रोसेस को एक बारी गायब कर देता हूँ। एक प्रोसेस है जिसका नाम है वेदरिंग, अपक्षयण। ठीक है, उसके अलावा क्या है, वॉल्केनो इरप्शन, वॉल्केनो इरप्शन दूसरा तरीका हो गया। उसके अलावा कहाँ से सल्फर निकलेगा, उसके अलावा सल्फर आपका निकलेगा जब हम गाड़ी चलाएंगे तब निकलेगा, फोसिल फ्यूल्स। हाँ, उसके अलावा कहाँ से निकल सकता है, माइनिंग, ये सब फिजिकल तरीका है, माइनिंग के चलते चलते भी निकलता है। उसके अलावा गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, रॉन्ग एग्रो प्रैक्टिस, ये भी क्या करता है कि आपका जो है जैसे कि आप स्टबल बर्निंग कर दीजिए, डीप टिलेजिंग कर दीजिए, तो उसके चलते भी बहुत सारा सल्फर निकलता है। उसके अलावा क्या तरीका है, बर्निंग ऑफ बायोमास को जला के। ठीक है, ठीक, तो ये सब तरीका है, फिजिकल तरीका, जिससे क्या निकलता है आपका सल्फर। अब देखो वेदरिंग प्रोसेस से सपोज करो कि कहीं पे वॉल्केनो होने के बाद अब पहले वॉल्केनो ले लेते हैं, वॉल्केनो यहाँ से सल्फर रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंचा, सल्फर ऑक्साइड जो है, सल्फर ऑक्साइड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण प्रक्रिया हुई। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बाद क्या हुआ कि ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और सल्फर ऐसे रेन के फॉर्मेट में क्या हुआ, एसिड रेन हो गया। ठीक है, एसिड प्रेसिपिटेशन, स्नो रेन इसमें हो रहा है, सल्फर के फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेट में हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में गया, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस की मदद से क्या हुआ कि बारिश के द्वारा ये फिर से जो है वापस आ गया प्लांट में, तो प्लांट में आ गया, प्लांट ने वाटर की मदद से वाटर को अंदर किया, तो इसमें सल्फर भी इसके प्लांट के अंदर आ गया, प्लांट को ह्यूमंस ने खाया, ह्यूमंस के अंदर चला गया ये सल्फर। ठीक है, समझ गए, इसी प्लांट को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स में चले गए। फोसिल फ्यूल्स जला, गाड़ी चली, तो उसके बाद क्या हुआ, सल्फर रिलीज हुआ। ठीक है, सल्फर रिलीज हुआ, वो भी एटमॉस्फेयर में गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, नीचे आ गया। उसके अलावा माइनिंग किया, माइनिंग के कारण से क्या हुआ, सॉयल में सल्फर मिल गया। ठीक है, सॉयल में सल्फर मिल गया, यहाँ से भी सल्फर आ गया। उसके अलावा वेदरिंग प्रोसेस हुआ, तो चट्टान जहाँ जो सल्फर छिपाए रखे थे, बहुत सारे चट्टानों में सल्फर था, तो अपक्षयण के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके मिट्टी में मिलता चला गया सल्फर, मिट्टी में आ गया। जब मिट्टी में आ गया तो प्लांट ने अपटेक कर लिया और प्लांट में चला गया सल्फर। इस तरीके से सल्फर साइकिल काम करता है। अब ये प्लांट जब खत्म होगा, मरेगा, सपोज करो किसी ने नहीं खाया, तो जब इसको डिकम्पोजिशन होगा, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, तब सल्फर इससे रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा या सॉइल में चला जाएगा। ठीक, उसके अलावा ह्यूमंस खाते हैं, तो जब हम वेस्ट रिलीज करते हैं, तो वेस्ट के थ्रू, जब बैक्टीरिया के माध्यम से भी मैंने बायो टॉयलेट पढ़ाया आपको, तो वेस्ट जब बैक्टीरिया खाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका
सल्फर हट जाएगा। तो बहुत सारा इससे रिलेटेड इम्पैक्ट है सल्फर का। एसिड रेन होता है, स्मॉग भी होता है। सल्फर स्मॉग मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, परसों की क्लास में, जो कल ही पढ़ाया था, मतलब कल ही अपलोड किया था मैंने, ठीक है। इससे पहले 2-3 वीडियो पहले है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस में सल्फर आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है, ठीक है। तो ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है। सल्फर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और लिक्विड प्रोपेन की मदद से जो है क्लाउड सीडिंग किया जाता है। उसके बाद आर्टिफिशियल रेन होता है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना चाहिए। इसको मैं आपको क्लाउड सीडिंग कैसे होती है उसको भी मैं समझाऊंगा। उसमें भी सल्फर बहुत कारगर है, ठीक है। तो ये कुछ सल्फर के बारे में बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कोल, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कोल, यहाँ पे देखिए, जैसे कि कोल, ऑयल और पीट में भी सल्फर होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पायराइट रॉक या सल्फर रॉक में भी सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। समुद्र में जो सल्फर जाता है बह के, जैसे पानी में आया सल्फर, जैसे मान लो कि कोई पत्थर था उसमें सल्फर था, पत्थर का अपक्षय हुआ, पानी में चला गया वो पत्थर का टुकड़ा, अब पानी से वो समुद्र में पहुंच गया, समुद्र में लगातार डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, होते होते एक बड़ा सा पर्वत बन गया समुद्र के अंदर, और वो सल्फर का पर्वत था। अब वो धीरे धीरे कभी डिकम्पोज होगा तो फिर वापस से चेन में आ जाएगा। तो जब पानी में कोई चीज़ रहती है, पानी में जब सल्फर होती है तो उसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड, DMS, ठीक है। तो ये चीज़ एक बात याद रखना। बस सल्फर साइकिल यहीं तक था, बहुत छोटा सा साइकिल है। अब आते हैं हम लोग फॉस्फोरस साइकिल पे, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल ये भी एक प्रकार का सेडिमेंट्री साइकिल है। सल्फर साइकिल भी एक प्रकार का सेडिमेंट्री साइकिल था, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल पे लौट के आते हैं भाई, फॉस्फोरस साइकिल क्या भला है। फॉस्फोरस साइकिल देखो, ये मेनली काम करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक मतलब समुद्री परितंत्र। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कैसे काम करता है भाई समुद्री परितंत्र में? एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। नॉर्मली ये जो फॉस्फोरस साइकिल है, ये नॉर्मली जो होता है ये आपका होता है फॉस्फेट रॉक के थ्रू। बहुत सारे जो चट्टान होते हैं फॉस्फेट के, जैसे सल्फर के चट्टान थे, वैसे ही फॉस्फेट के चट्टान होते हैं, नेचुरली पाया जाता है हर पे। तो लार्ज अमाउंट एज अ मिनरल इन फॉस्फेट रॉक, और ये इंटर करता है इरोजन या माइनिंग एक्टिविटी के। कहीं पे माइनिंग खुदाई कर दीजिए और उससे जो सल्फर, जो फॉस्फोरस था, फॉस्फेट रॉक था, वो टूट के जो है फॉस्फोरस के रूप में सॉइल में मिल जाए। सॉइल में मिल जाए, सॉइल से कहाँ जाएगा? प्लांट में चला जाएगा, प्लांट से कहाँ जाएगा? ह्यूमन बॉडी में चला जाएगा, और ये इस प्रकार एक चेन बनेगा। ह्यूमन मरेगा, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करके बाहर कर देंगे, ठीक है। देखो ये जो मेनली एक विलेन है किस चीज़ का, ये मेनली समुद्री पारितंत्र का विलेन है, क्योंकि इसके चलते क्या होता है, यूट्रिफिकेशन, सुपोषण हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था यूट्रिफिकेशन में फास्फोरस बहुत मेजर कंटेंट है इसका, यूट्रिफिकेशन करवाने के लिए, फास्फोरस सुपोषण करवाने के लिए, सुपोषण कह लो कि यूट्रिफिकेशन करवाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। देखो बहुत बड़े बड़े सॉइल्स होते हैं, सेडिमेंट ऐसे से क्या होता है, फॉस्फेट इन सॉल्यूशन देखिए पानी में ऐसे जाके जमा होता रहेगा, सेडिमेंटेशन होगा, नया रॉक बन जाएगा, सल्फर का नया रॉक, ठीक है। उसके बाद फिर से इसका लीचिंग होगा या माइनिंग एक्टिविटी के द्वारा इसको बाहर निकाल दो। बाहर जैसे निकलेगा ये पानी में पहुंचेगा, पानी से प्लांट में पहुंचेगा, प्लांट से फिर ह्यूमंस में पहुंचेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर ह्यूमंस इसको खाएंगे, मरेंगे, फिर तो इस प्रकार ये प्लांट डेड कर जाए तो इससे फिर से निकल जाएगा। तो ये फॉस्फोरस साइकिल बहुत इजी साइकिल है, जो कि बहुत इजीली जो है हो जाता है। इसके बारे में बस इतनी सी बात जाननी है कि इससे यूट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ओके, तो ये फास्फोरस साइकिल के बारे में इतनी सी बात मुझे बतानी थी। बाकी इक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अच्छा, यूट्रिफिकेशन देखो, जैसे न्यूट्रिएंट रिच होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन होता है, तो इसके कारण क्या आता है, बहुत ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स उत्पन्न हो जाते हैं। जब फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे तो यूट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आप यूट्रिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आप पहले से जानते हैं, तो फिर इस पर लोड लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात हो गई हमारी फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। नेक्स्ट एक और साइकिल बचा हुआ है कार्बन साइकिल के बारे में।
तो कार्बन साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको भी समझ लेते हैं कार्बन साइकिल के बारे में क्या चीज़ है। देखो कार्बन मेनली जो एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन ऐसे फ्री फ्लोट नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। ओके, अब देखो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपैरिजन में जो कार्बन है उतनी ज़्यादा मात्रा में तो है नहीं, लेकिन बिना कार्बन डाइऑक्साइड के लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये भी आपको उतना ही पता है। क्यों? क्योंकि इसी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है, शरीर बनता है, शरीर के लिए बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे काम करता है। देखो अभी मैं कीमोसिंथेसिस में भी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है ही नहीं समझे थे आप? कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पानी मिला, तो उसके बाद जो है हाइड्रोजन सल्फाइड मिला, तो बन गया क्या? इसी प्रकार फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में सनलाइट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से क्या किया उसने, एनर्जी बना दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में एंड फाइटोप्लैंक्टन्स में। कीमोसिंथेसिस के थ्रू जो है फाइटोप्लैंक्टन्स में, और जो प्लांट्स हैं उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब कैसे काम करता है मेजरली? मेजरली देखो, अब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होगा, जितना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट में जाएगा। अब प्लांट को कोई खाएगा तो कार्बन कंज्यूम बाय दिस एनिमल, एनिमल में चला जाएगा, ठीक है। ह्यूमंस होते तो ह्यूमन में चला, ये एनिमल मरेगा तो डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो बैक्टीरिया जिसके बॉडी से क्या कर देंगे, इसके बॉडी से कार्बन निकाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। उसके अलावा सांस जब लेती है ये एनिमल तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, नहीं ले रही, ऑक्सीजन लेती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो एनिमल जब ऑक्सीजन जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है साइकिलिंग का कार्बन डाइऑक्साइड के। साथ ही साथ कुछ जगह कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म जो है डिपॉजिट रहते हैं, ज़्यादा समय तक कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे डिपॉजिट रह सकते हैं। तो कहाँ पे रह सकते हैं? एक तो मार्सी लैंड, दलदल भूमि। दलदल भूमि में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में डिपॉजिट रहता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जब टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या करते हैं, बर्फ के बीच में कार्बन छुपा देते हैं। समुद्र के अंदर कार्बन, समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छिपा हुआ है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में यही सब किया जाता है, ठीक है। अब समुद्र के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उतना तो आपको एटमॉस्फेयर में नहीं दिखाई देगा। तो ये लॉन्ग टर्म रहने वाले जगह हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। अब समुद्र का पानी जैसे से कम होगा वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ फोसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा फोसिल फ्यूल के कंबक्शन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके चलते क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अब इसी के चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको भी रोकने की जरूरत है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो यही सब तरीका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं कि कैसे करके कार्बन जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है ज़्यादा, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कैसे करके रोका जाए। तो रोकने के लिए बहुत सारे लोग कार्बन क्रेडिट, क्योटो प्रोटोकॉल, वार्सा, लीमा, पेरिस और ग्लासगो मीटिंग की है। तो ये सब पढ़ेंगे हम। कब पढ़ेंगे ग्लासगो मीटिंग और पेरिस, लीमा, क्योटो? जब पढ़ेंगे जब ट्रीटी एग्रीमेंट कर रहे होंगे तब। फिलहाल के लिए अभी इसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका था, बस इतनी सी बात थी। मुझे लगता है कार्बन साइकिल के बारे में मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए कार्बन साइकिल के बारे में, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हाँ, एक शिकायत है आप लोगों से कि आप कमेंट सेक्शन में चीज़ें बताते नहीं। मुझे नहीं पता कि आप किस वक्त देख रहे हैं, बट जैसा भी मैंने आपको बताया है कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 9654694500 पे, 9654694500। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इन केस आपको कोई क्वेरी लेनी है या कुछ भी है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं सिर्फ इस पे, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कॉल पे बात करूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी इशू है वो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।